नमस्कार, मैं हूं सचिन। आप देख रहे हैं जो कहूंगा सच कहूंगा। देश की राजनीति में एम फैक्टर बेहद अहम माना जाता है और एम फैक्टर यानी कि मुस्लिम फैक्टर खासतौर से यूपी, बिहार और बंगाल और असम की राजनीति में ये वोट बैंक पार्टियों के सियासी समीकरण को बना भी देता है और बिगाड़ भी देता है। आज यूपी और बिहार में इस एम फैक्टर के दो चेहरे आजम खान और बिहार में ओवैसी की एंट्री से इस एम फैक्टर पर कितना असर पड़ेगा और ये दोनों कितना असर डालेंगे। यूपी में क्या कहती है मुस्लिम राजनीति, एम फैक्टर की राजनीति। 25 और 27 में मुसलमान किधर जाएंगे, किसका फायदा किसका नुकसान होगा। आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद सपा में मुस्लिम फैक्टर कितना असरदार और बीएसपी की बदलती रणनीति में मुसलमान कितना फिट बैठेगा। वैसे तो आजम खान साफ कर चुके हैं 27 में वो साइकिल की सरकार बना रहे हैं, लेकिन कयास अगर सही हुए तो बीएसपी का दामन वो थाम भी सकते हैं। तो मुस्लिम वोट बैंक का क्या होगा, इन चुनावों का क्या होगा। सवाल है यूपी बिहार में एम फैक्टर क्या कहता है। आज जो कहेंगे सच कहेंगे इसी पर। आजम ओवैसी दो किरदार, एम किरदार कितने हैं ये असरदार। ओवैसी बिहार में मुसलमानों को बिखेर देंगे, वहीं 25 और 27 का प्लान किधर जाएगा मुसलमान। आज इस पर जो कहेंगे सच कहेंगे। शुरुआत करते हैं यूपी से, यूपी की राजनीति से, जहां एक पोस्टर आज सियासी गलियारों में चर्चा का विषय है। यूपी के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान 23 सितंबर को सीतापुर जेल में रिहाई के बाद लखनऊ में समाजवादी पार्टी मुख्यालय के बाहर एक बड़ा बैनर वहां लगा दिया गया था। अब इसकी चर्चा जोरों पर है। सपा नेता मोहम्मद इकलाक की तरफ से लगाए गए इस पोस्टर में स्लोगन लिखा गया है, आजम लौटे, एक ये नई सुबह की पहचान है, गौर से सुनो, हवाओं में सरकार बदलने का ऐलान है। लखनऊ के सपा मुख्यालय पर लगे इस पोस्टर में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव के साथ आजम खान का भी फोटो लगा है। आजम की रिहाई से सपा कार्यकर्ताओं में जोश आई है और दावा किया जा रहा है कि 2027 में सरकार बदलेगी आजम और अखिलेश, यानी आजम और अखिलेश। जबकि दूसरी तरफ अटकलों का बाजार और भी गर्म है और सियासी गलियारों में यह भी चर्चा है कि आजम खान सपा से किनारा करके बसपा में शामिल हो सकते हैं। 23 महीने बाद आजम की सीतापुर जेल से रिहाई तो हुई, तो यूपी की राजनीति नहीं गरमा गई, बल्कि सियासी समीकरण बदलने की उम्मीदों को भी पंख लग गए। सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गरमा गया। आजम बहुजन समाज पार्टी में शामिल होंगे, ऐसी अटकलें लगाई जाने लगी। इन अटकलों के पीछे बड़ी वजह रही क्योंकि जेल से रिहाई के दौरान उनसे मिलने सपा का कोई बड़ा नेता पहुंचा ही नहीं। अटकलों का बाजार और गर्म हो गया। इस बीच भले ही आजम की तबीयत उनका साथ ना दे रही हो, लेकिन मिजाज में तंज और तीखापन बरकरार है। जब उनसे पूछा गया बसपा में आने का अनुमान लगाया जा रहा है, तो आजम ने जवाब क्या दिया, आपको सुनवाते हैं। आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर, ये तय है, स्पष्ट है आपकी ओर से। ये न रहने का क्या सवाल पैदा क्योंकि होगा? ऐसी चर्चा है, ऐसे स्पेकुलेशन है कि आप नाराज हैं, बसपा से कुछ संपर्क है आपका, इस तरह की चीजें हैं। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे। बेवकूफ तो हूँ, इतना भी नहीं हूँ। बेवकूफ तो हूं, इतना भी नहीं हूं। रिहाई के बाद जो अटकलें आजम खान को लेकर लगाई जा रही थी, उन्हें खुद आजम खान ने खारिज कर दिया। और सपा सूत्रों ने यह भी दावा किया कि अखिलेश यादव 8 अक्टूबर को अब आजम खान से मिलने के लिए रामपुर जाएंगे। तो ऐसे में आजम खान किस खेमे में जाएंगे,
उनका अगला कदम क्या होगा, इस पर कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर यूपी की सियासत में आजम की इतनी डिमांड क्यों है। उसका सबसे बड़ा कारण है आजम का मुस्लिम वोट बैंक, जिसका गहरा प्रभाव यूपी, खासकर पश्चिमी यूपी में है। आजम खान की स्थिति को लेकर समाजवादी पार्टी भले ही ये मानकर चले कि वो पूरे प्रदेश में प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन पश्चिमी यूपी की राजनीति को प्रभावित तो कर ही सकते हैं, क्योंकि आजम खान का अपना सियासी प्रभाव है। इसके दम पर वो रामपुर ही नहीं, आसपास के जिलों की तमाम सीटों पर पार्टी के प्रत्याशी तय करते रहे हैं। मुस्लिमों में आजम की गहरी पकड़ है और यूपी की सियासत में मुस्लिम फैक्टर बड़ा उलटफेर रखता है। बात चाहे विधानसभा चुनाव की हो, लोकसभा चुनाव की, हर चुनाव में मुस्लिम फैक्टर सबसे ऊपर नजर आता है। चुनावों में समाजवादी पार्टी MY यानी मुस्लिम और यादव समीकरण को साधने की कोशिश करती रहती है। हालांकि अखिलेश यादव अब PDA पर जोर दे रहे हैं, लेकिन MY फैक्टर को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यूपी में मुस्लिम सेंट्रिक पॉलिटिक्स की वजह आप इन आंकड़ों से समझिए। कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। यूपी में 3,84,00,000 से ज्यादा मुसलमान हैं, जो देश में चौथे नंबर पर हैं। असम, बंगाल, केरल के बाद सबसे ज्यादा यूपी में है। अगर राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम हिस्सेदारी की बात करें तो मुस्लिमों की राज्य में आबादी 19% है। मुस्लिम वोट बैंक की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सूबे की 143 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का असर साफ देखा जा सकता है। यानी इन सीटों पर इनके बिना किसी भी उम्मीदवार की जीत तय नहीं हो सकती। यूपी की 70 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% मुस्लिम आबादी है, यानी यहां वो किंग मेकर की भूमिका में है। राज्य की 143 विधानसभा सीटों में से 36 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी अपने बूते जीतती है, यानी किसी और के वोट के बिना वो अपने कोर वोट से आसानी से जीत दर्ज करती है। जबकि प्रदेश की 107 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर जीत और हार तय करते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी की बात करें तो वो रामपुर में है, जहां मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है। अब बात पश्चिमी यूपी की। यहां मुस्लिम वोट बैंक सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहां मुस्लिम वोटरों की संख्या कई सीटों पर निर्णायक होती है और आजम खान की अच्छी खासी पकड़ रामपुर के अलावा मुरादाबाद और आसपास के जिलों में है। हालांकि 2022 में आजम खान के रामपुर सीट से इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव में बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। तभी शायद आजम खान कह रहे थे कि आई वॉज आउट ऑफ टच। लेकिन पश्चिमी यूपी में आजम के रसूख को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और वो भी तब जब आजम बाहर आ गए हैं। रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, बरेली और सहारनपुर जैसे जिलों में मुस्लिम वोटरों की अहमियत सबसे ज्यादा है। आजम लंबे समय तक इस वोट बैंक के सबसे बड़े नेता रहे हैं। रामपुर को उनका किला माना जाता है। उनके नाम पर मुस्लिम वोटर एकजुट हो जाता है, समाजवादी पार्टी की तरफ जाता रहा है। यही वजह है कि बीजेपी ने 2022 और 23 के उपचुनाव में उनकी गैर हाजिरी और जेल में रहने का फायदा उठाकर इस किले को भेज दिया। अब सवाल यह है कि जेल से बाहर आने के बाद आजम खान का भविष्य क्या होगा, वो आगे करेंगे क्या? क्या वो फिर से एक्टिव पॉलिटिक्स, सक्रिय राजनीति में लौटकर मुस्लिम वोटरों का बड़ा हिस्सा अपने साथ करेंगे, या फिर सियासी शतरंज में एक नई बिसात बिछाएंगे? अब आजम खान के सामने दो विकल्प हैं। माना सपा में बने रहना, क्योंकि इससे मुस्लिम वोटरों का बड़ा हिस्सा सपा के साथ है, और आजम की मौजूदगी बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोटों को सपा की ओर समेट सकती है। हालांकि पार्टी के भीतर उनकी भूमिका पहले जैसी दमदार तो नहीं होगी, लेकिन ऑप्शन है। अन्य पार्टी का ऑप्शन है। बसपा, कांग्रेस, आसपा, RLD नया मोर्चा बना सकते हैं। इससे भी नुकसान अगर कहीं ना कहीं होगा तो सपा को होगा, मुस्लिम वोटों का बिखराव होगा।
क्योंकि पश्चिमी यूपी में उनके पास आजम जैसा कोई मुस्लिम फेस है नहीं, और आजम के साथ खड़ा वोट बैंक सबसे बड़ी ताकत है। फिलहाल आजम दिल्ली में कहा जा रहा है कि हेल्थ चेकअप के लिए है, लेकिन उनकी चर्चा दिल्ली से लेकर यूपी तक है। यूपी में एम फैक्टर तो आपने देख लिया, अब एम फैक्टर पर ही रहते हैं, लेकिन वहां आपको लिए चलते हैं जहां पर चुनाव बिल्कुल नजदीक है। बिहार वोट बैंक का चुनावी समीकरण समझाते हैं, चुनावी सरगर्मियां चल रही हैं। अब यहां पर एम फैक्टर आ रहा है ओवैसी। ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा ने बदलाव इंकलाब का शुरू कर दिया है। AIMIM चीफ ओवैसी की न्याय यात्रा में भारी भीड़ है। बिहार की सियासी पार्टियों के माथे पर चिंता है, लगातार भीड़ आ रही है, मुस्लिम वोटों की लड़ाई तेज हो गई है। ये जरा तस्वीरें देखिए, अंदाजा लग जाएगा इस बार ना तेजस्वी यादव ना राहुल, बल्कि सीमांचल में चल रही है ओवैसी की आंधी। अब भीड़ तो यही कह रही है। पहली तस्वीर ठाकुरगंज की, ओवैसी के चाहने वालों का हुजूम। जोगियाहाट, ओवैसी के लिए हजारों की तादाद। कोच धामन, ओवैसी को सुनने के लिए हजारों लोग आ गए। किशनगंज में ओवैसी के लिए दीवानगी ऐसी कि बत्ती गुल होने के बाद भी लोग खड़े रहे मोबाइल की लाइटें जलाकर। अब जरा सोचिए, ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा में जो भीड़ आ रही है, हुजूम आ रहा है, वो अगर वोट में कन्वर्ट हो जाए। हालांकि पिछली बार 5 सीटें आई थी, 4 खिसक गई थी, तो सियासी समीकरण एम फैक्टर से बिहार का बदल सकता है। अब कह क्या रहे हैं, यात्रा का दूसरा दिन था। इन 2 दिनों में ओवैसी ने दिखा दिया कि बिहार चुनाव में उनकी पार्टी बड़ा उलटफेर करने वाली है। ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा आज सुबह 10 बजे किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुई। मुस्लिम बहुल इलाका है। कोचा धामन और जोकीहाट विधानसभा से होते हुए ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा अररिया विधानसभा पहुंची। ये भी मुस्लिम बहुल है। ओवैसी बिहार में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। AIMIM इस यात्रा में अपनी उपस्थिति जितनी हो सके दर्ज करवा रहा है। ये सुनिए जरा। मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा आता रहूंगा। दुनिया की कोई ताकत मुझे सीमांचल और बिहार आने से रोक नहीं सकती इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ मौत ही मुझे रोक सकती है। मगर अगर मेरे आने से तुम्हारी नींद हराम हो गई है, तुम्हारा चैन बर्बाद हो चुका है, तो मेरा आना कामयाब हो गया, क्योंकि तुम इस आवाम को धोखा दे रहे थे। आज आवाम में बेदारी पैदा हो गई। कई बार ओवैसी कह चुके हैं बीजेपी को रोकने के लिए महागठबंधन में उनको साथ आना चाहिए। आरजेडी कांग्रेस मना कर चुके हैं। अब ऐसे में ओवैसी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, मैदान में उतरेंगे और मुसलमान वोटर को एकजुट करेंगे, जी जान लगा देंगे। कोचा धामन विधानसभा में ओवैसी ने सीधे साफ लफ्जों में मुसलमानों को एक साथ आने की अपील की। हम आपसे अपील करने आए हैं कि आप अपनी पार्टी का साथ दीजिए। हमको अपनी लीडरशिप को बनाना है। और जो लोग हम पर उंगलियां उठाते कि बिहार में अगर मुसलमानों की लीडरशिप बनेगी तो फुला हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अरे बिहार की सियासत की तल्ख हकीकत ये है कि राजपूत है तो उसका नेता है, भूमियार है तो उसका नेता है, कुशवाहा कुर्मी है तो उसका नेता है, यादव है तो उसका नेता है, पासवान है तो उसका नेता है, मांझी है तो उसका नेता है। अगर किसी का नेता नहीं है तो 19% मुसलमानों का नेता नहीं है। अब सीमांचल न्याय यात्रा में ओवैसी फुल फॉर्म में नजर आ रहे हैं। कल भी उन्होंने मंच से आरजेडी और तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज दे दिया। ओवैसी ने यहां तक कह दिया कि हाथ बढ़ाना हमारी कमजोरी नहीं है, यह हाथ तुम्हारे गिरबान के तार से भी खेलने को तैयार है। सुनिए। हम हाथ बढ़ाए हैं तुमसे हाथ मिलाने के लिए, मगर अगर तुम हमारे हाथ बढ़ाने को कमजोरी समझते हो तो याद रखो तेजस्वी,
ये हाथ तुम्हारे गिरेबान के तार से भी खेलने को तैयार है। बिहार की सियासत पे असदुद्दीन ओवैसी अपने पैर जमाने के लिए बेताब है। ओवैसी सीमांचल में महागठबंधन का गणित बिगाड़ सकते हैं। उसे आप इन आंकड़ों से समझिए। कैसे? कुल 4 जिले हैं सीमांचल में, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज। इन चारों जिलों को मिलाकर 24 विधानसभा सीटें आती हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक किशनगंज में 68%, अररिया में 43%, कटिहार में 45% और पूर्णिया में 39% मुस्लिम हैं। इन जिलों की सीटों पर मुस्लिम वोटर्स हार जीत में अहम भूमिका निभाते हैं। अब सवाल है, ओवैसी के महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने और नहीं लड़ने पर असर क्या पड़ेगा? दरअसल आरजेडी और कांग्रेस का आधार मुस्लिम वोटर है। ओवैसी की पहुंच भी इसी सब तबके के बीच में है। बिहार में जातीय जनगणना 2023 के मुताबिक राज्य की 13 करोड़ आबादी में से 2.31 करोड़ मतलब लगभग 17.5 करोड़ मुस्लिम है। अगर ओवैसी महागठबंधन के साथ लड़े तो मुस्लिम वोटर्स में बंटवारा नहीं होगा, अगर लड़े तो बंटवारा होगा। इसे 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से समझिए। ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा। 14 सीटें सीमांचल की, 14 में से 5 सीटें आमोर, बहादुरगंज, बायसी, जोकीहाट, कोचाधामान जीत मिली। 5 सीटों पर 2015 में महागठबंधन का कब्जा था। 68% मुस्लिम आबादी वाले किशनगंज जिले की 4 विधानसभा में से 2 पर एआईएमएम जीती। वहीं 2015 में 4 सीटों पर महागठबंधन जीता। 43% मुस्लिम आबादी वाले अररिया जिले की 6 सीटों में से महागठबंधन 1 सीट जीत पाया। 1 सीट रानीगंज में एआईएमआईएम के कारण महागठबंधन हार गया। बिहार जातीय गणना 2023 के मुताबिक राज्य के 2043 विधानसभा सीटों में से 47 पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। इसमें से 11 सीट पर 40 से ज्यादा, 7 पर 30 से ज्यादा, 29 सीटों पर 20 और 30% मुस्लिम वोटर है। यानी कि 70% के करीब मुस्लिम वोटर है। तो कुल मिलाकर अगर ओवैसी अकेले चुनाव लड़ेंगे तो यकीनन आरजेडी कांग्रेस के मुस्लिम वोटर बिखरेंगे, महागठबंधन को नुकसान होगा, एनडीए को इससे फायदा जो है वो हो सकता है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल ये जो सीमांचल है, सीमांचल पर नजर है ओवैसी की। वहीं यूपी की राजनीति भी एम फैक्टर पर गरमाई हुई है। तो फिलहाल जो कहेंगे सच कहेंगे में आज के एडिशन के लिए इतना ही। फिर आपसे